अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले वीडियो में हमने तग़ज़ियात और तग़ज़िया के दरमियान में फ़र्क यानी न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के दरमियान में फ़र्क को समझा, और इसी तरह से पौधों में जो तग़ज़िया होता है यानी खुद परवरिशी तग़ज़िया जिसे एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें हमने ज़ियाई तालीफ के मुतालिक पढ़ा। तो आज हम उन्हीं मालूमात को आगे बढ़ाते हुए कार्बोहाइड्रेट के अलावा नबाताती ग़िज़ा की तालीफ, यानी हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब ज़ियाई तालीफ का अमल होता है तो पौधे ग़िज़ा के तौर पर कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मजमुआ होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा दीगर जो तग़ज़ियाई अशिया हैं जैसे प्रोटीन है, चर्बी यानी फैट, ये पौधे किस तरह से तैयार करते हैं, इनकी तालीफ किस तरह से होती है, तो इसको हम जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनी शय है, तो प्रोटीन और चर्बी को तैयार करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और ये भी हमें पता है कि हवा में सबसे ज्यादा मिकदार में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, मगर पौधे नाइट्रोजन को रास्त तौर पर हवा से हासिल नहीं कर सकते। तो ये फिर किस तरह से हासिल करते हैं? तो पौधों की जड़ों या मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को काबिले इस्तेमाल शक्ल में तब्दील करके मिट्टी में छोड़ देते हैं। ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पौधों के काबिले इस्तेमाल शक्ल में तब्दील करके मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो अब ये पौधे जड़ों के जरिए मिट्टी में हल शुदा नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन और चर्बी यानी फैट को तैयार करते हैं या फैट की तालीफ करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन और चर्बी की तालीफ के लिए पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो टॉपिक है पौधों में तग़ज़िया के दूसरे तरीके। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी ग़िज़ा के लिए सब्ज पौधों पर इन्हिसार करते हैं। जैसे दीगर जानवर और इंसानों की तरह ये पौधे भी अपनी ग़िज़ा के लिए सब्ज पौधों पर इन्हिसार करते हैं। तो ये इनका जो तरीका तग़ज़िया क्या कहलाता है? गैर परवर तरीका तग़ज़िया या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सबसे पहला है वो है तुफेली तग़ज़िया, जिसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब ये तुफेली तग़ज़िया क्या है इसको हम समझेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक दरख्त है और इसके ऊपर एक पीले किस्म की बेल का जाल बिछा हुआ है, पीले रंग की बेल का जाल बिछा हुआ है। ये जो बेल है इसको हम अमर बेल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कस्क्यूटा कहा जाता है। तो ये कस्क्यूटा जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए इसका रंग पीला है। तो अब ये ग़िज़ा को कहां से हासिल करती है? ये जिस पौधे पर चढ़ी होती है उस पौधे को क्या कहते हैं? मेजबान पौधा या होस्ट कहते हैं। तो ये जिस पौधे पर चढ़ी होती है उसी से ग़िज़ा को हासिल करती है, यानी मेजबान पौधे से ही ग़िज़ा को हासिल करती है। अब ये सिर्फ मेजबान पौधे से ग़िज़ा को हासिल नहीं कर रही, बल्कि मेजबान पौधे को बहुत से ग़िज़ाई अशिया से महरूम भी करती है। इस वजह से ये तग़ज़िया क्या कहलाता है? तुफेली तग़ज़िया कहलाता है, जिसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर इसमें एक जानदार दूसरे जानदार पर रह करके, दूसरे जानदार जिस्म पर रह करके उससे तग़ज़ियाई अज्जा को, अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, और उस मेजबान जिस्म को बहुत सारे तग़ज़ियाई अज्जा से महरूम भी करते हैं। इस वजह से ये तग़ज़िया तुफेली तग़ज़िया कहलाता है, जिसकी मिसाल है अमर बेल या कस्क्यूटा। तो हम अपने अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। पौधों में गैर परवर तरीका तग़ज़िया में जो दूसरा तरीका है वो हशराखोर तग़ज़िया
जिसे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हशराखोर जो पौधे हैं तग़ज़ियात के लिए कीड़ों को फांसते हैं। तो यहाँ पर ये जो पौधे होते हैं, जो हशराखोर पौधे होते हैं, ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं या दलदली इलाकों में उगते हैं जहां से इन्हें नाइट्रोजन व दीगर मादनियात हासिल नहीं होते। यानी ये ऐसी जमीन से उगते हैं जहां उस जमीन में उन पौधों को मादनियात और नाइट्रोजन हासिल नहीं होते। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये हशराखोर पौधे कीड़ों को फांस कर उनसे तग़ज़ई अशिया को हासिल करते हैं। तो यहाँ पर और एक सवाल होता है, क्योंकि ये पौधों का रंग, जो हशराखोर पौधे हैं वो सब्ज रंग के भी होते हैं, तो क्या हशराखोर में ज़ियाई तालीफ का अमल नहीं होता है या नहीं? तो हशराखोर पौधों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और ये इनमें ज़ियाई तालीफ का अमल होता है, क्योंकि ज़ियाई तालीफ के अमल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है, उनको दीगर तग़ज़ई अशिया नहीं मिल रहे हैं, मिट्टी में वो तमाम चीजें मौजूद नहीं हैं। तो ज़ियाई तालीफ का अमल होने के बावजूद वो तग़ज़ई अशिया को हासिल करने के लिए, नाइट्रोजन को हासिल करने के लिए और दीगर मादनियात को हासिल करने के लिए कीड़ों को फांसते हैं। तो आप जो यहाँ पर आपके सामने जो वीडियो दिख रहा है उसमें जो पौधा नजर आ रहा है वो पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट जिसे कहते हैं या सुराहीदार पौधा। ये जो पौधा है इसमें पत्ता तरमीम पाकर यानी मॉडिफाई पाकर सुराही नुमा साख्त हासिल करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि उसके ऊपर एक कीड़ा बैठा है और वो कीड़ा उसमें फिसल कर नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर अब आप शक्ल की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुराही, ये पिचर प्लांट की एक शक्ल है जिसमें ये जो पत्ता तरमीम पाकर सुराही बन जाता है और ये ऊपरी हिस्सा उसका ढक्कन बन जाता है और सुराही के अंदर बाल होते हैं जिनका रुख नीचे की जानिब होता है। तो जैसे ही कीड़ा इसके ऊपर बैठ जाता है या कोई हशरा इसके ऊपर बैठ जाता है तो ये ऊपर का ढक्कन बंद होता है और वो कीड़ा फिसल करके यहाँ पर नीचे गिर जाता है और इसके अंदर सुराही के तह में जो है हाजमी जूस होता है। इस हाजमी जूस की मदद से सुराहीदार पौधा उस कीड़े को हजम करके उससे तग़ज़ई अज्जा को हासिल करता है। तो इस तरह से जो हशराखोर पौधे हैं अपनी तग़ज़ई जरूरियात के लिए कीड़ों को फांसते हैं। गैर परवर तग़ज़िया का जो तीसरा तरीका है सेप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, एक ब्रेड की तस्वीर है जिसके ऊपर पैबंद या पैचिस नजर आ रहे हैं जो हरे रंग के हैं। तो ये ब्रेड पर इस तरह के जो पैचिस बनते हैं, इस तरह के पैबंद कब बनते हैं? जब हम किसी ब्रेड या रोटी को 2 या 3 दिन तक किसी मरतूब या फिर किसी गर्म जगह पर रखते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो जब 2-3 दिन के बाद हम उस पर देखते हैं तो उस पर इस तरह के पैचिस नजर आते हैं जो कि सफेद या भूरे रंग के या फिर हरे रंग के होते हैं। तो अगर हम इस पैचिस को, अगर हम इन पैबंद को अगर खुर्दबीन की मदद से देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से देखेंगे तो उसके ऊपर धागे जैसी साख्त इसके ऊपर नजर आएंगी। तो ये जो धागे नुमा जो साख्त है वो जो है फफूंदी, फंगाई जिसे कहते हैं, इन अज़ुओं को क्या कहते हैं? फफूंदी या फंगाई कहा जाता है। ये जो फफूंदी है सड़े गले चीजों से या मुर्दा अजसाम से अपनी गिजा को हासिल करते हैं। ये अज़ुए मुर्दा और सड़ने वाली चीजों पर एक हाजिम जूस को खारिज करते हैं और उसको एक महलूल में तब्दील करके उससे जो है उस महलूल से तग़ज़ियात या तग़ज़ई चीजों को, अपनी गिजा को हासिल करते हैं। तो इस तरह से इन अज़ुओं में इस तरह का जो तग़ज़िया है वो सेप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया कहलाता है और जिन अज़ुओं में ये तग़ज़िया होता है
वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मिसाल देखी वो फफूंदी की है। इसकी दीगर मिसालें जो है मशरूम और मोल्ड। इसी तरह से हम घर में दीगर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अचार है या चमड़े की चीजें हैं या कपड़े वगैरह, जो गर्म और मरतूब मौसम में लंबे अरसे तक ऐसे ही छोड़ दी जाएं तो उन पर भी जो है फफूंदी उग आती है। तो ये फफूंदी आती कहां से है? तो दरअसल फफूंदी के बजरे जो होते हैं आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं। फफूंदी के जो बजरे होते हैं आमतौर पर हवा में मौजूद होते हैं। जब ये किसी गीली यानी मरतूब और गर्म चीज से जा लगते हैं तो फूट निकलते हैं और नशोनुमा पाने लगते हैं। तो इस तरह से ये फफूंदी है। फफूंदी में जो होने वाला जो तगजिया है वो सेप्रोट्रॉफिक तगजिया, जिसमें अज़ुए सड़े गली चीजों से अपनी गिजा को हासिल करते हैं। जो टॉपिक है हमबाशी ताल्लुक, जिसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये दो अज़ुओं के दरमियान ताल्लुक होता है। दो अज़ुओं के दरमियान एक बाहमी रिश्ता, जिसके जरिए वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, यानी एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? हमबाशी ताल्लुक या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिसाल जो आप हमारी किताब दरसी किताब में है वो लाइकिन। लाइकिन एक अज़ुआ, ऐसा अज़ुआ है जिसमें अलगाई और फफूंदी साथ साथ रहते हैं। लाइकिन में अलगाई और फफूंदी साथ साथ रहते हैं, क्योंकि अलगाई में क्लोरोफिल होता है। अलगाई में क्लोरोफिल होता है और उसके पास फफूंदी जो है अलगाई को पानी और मादनियात फ्राहम करती है। इसके पास क्लोरोफिल है, फफूंदी जो है अलगाई को क्या फ्राहम कर रहा है? पानी और मादनियात फ्राहम करती है। अब अलगाई जो है, क्योंकि उसके पास पहले से क्लोरोफिल है, फफूंदी के जानिब से हासिल करदा पानी और मादनियात का इस्तेमाल करके जियाई तालीफ की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से अलगाई जो है गिजा को तैयार करता है। अब जो गिजा तैयार हो रही है उसका कुछ हिस्सा वो वापस क्या करता है? फफूंदी को देता है। यानी यहाँ पर अलगाई और फफूंदी आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को गिव एंड टेक, एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से जो दो अज़ुओं के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो हमबाशी ताल्लुक कहलाता है। हमारा जो अगला टॉपिक है, जमीन को मादनियात से किस तरह से मामूर किया जाता है। यानी जब हम फसलें उगाते हैं या पेड़ पौधे उगाते हैं तो पेड़ पौधे जो है मादनी मगजियात यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो मिट्टी से हासिल करते हैं। अगर पौधे ऐसे ही लगातार मिट्टी से मादनियात और मगजियात को हासिल करते रहे तो मिट्टी में वो मादनियात की कमी वाक़िया होगी, यानी वो मिट्टी में मादनियात खत्म होते जाएंगे। तो ऐसी सूरत में ये जरूरी हो जाता है कि हम उस मिट्टी में उन मादनियात को मादनियात की मिकदार को कायम रखें, उन मादनियात की कमी को पूरा करें। तो अब इसे किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक जो तरीका है जो किसान इस्तेमाल करता है वो खाद। जो पहला तरीका है वो खाद के जरिए, चाहे वो नामियाती खाद हो या मसनूई खाद। नामियाती खाद जो बनती है वो गोबर, सूखे पत्ते, सड़ी गली चीजों से तैयार करता नामियाती खाद को वो मिट्टी में डाल करके उसकी जो जरखीजी को वापस लाता है। इसी तरह से मसनूई खाद, क्योंकि जो जमीन में पौधों के लिए जो अहम मादनियात हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो एनपीके नामी एक खाद, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो एनपीके नामी खाद को किसान इस्तेमाल करके जमीन की जो जरखीजी को मामूर कर सकता है। तो एक तरीका हो गया। जो दूसरा तरीका है जिसे फितरी तरीका हम कहेंगे, क्योंकि पौधों को जो प्रोटीन तैयार करने के लिए नाइट्रोजन की ज्यादा मिकदार
की जरूरत होती है, नाइट्रोजन ज्यादा दरकार है। तो पौधे, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पौधे रास्त तौर पर हवा से नाइट्रोजन को हासिल नहीं कर सकते। तो इस सूरत में पौधों की जो जड़ों में एक किस्म का बैक्टीरिया जिसे राइजोबियम कहते हैं, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया मूंगफली, चना वगैरह की पौधों की जड़ों में होता है। ये हवा से नाइट्रोजन को हासिल करके उस नाइट्रोजन को मिट्टी में हल करके पौधों के इस्तेमाल के काबिल बनाता है। तो यहाँ पर राइजोबियम नामी बैक्टीरिया बहुत ही अहम रोल अदा करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया अपनी गुज़ा खुद तैयार नहीं करता, तो पौधों की जड़ें उसकी मदद करते हैं। पौधों की जड़ें उसे अपनी जड़ों में रहने का जगह और गिजा फराहम करते हैं। उसके बदले राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों को नाइट्रोजन हासिल करने में मदद देता है। और इस तरह से पौधे और राइजोबियम बैक्टीरिया के दरमियान भी हमबाश ताल्लुक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। और ये जो हमबाशी ताल्लुक है, ये किसान के लिए फायदामंद भी साबित होता है। और जितने भी दो दाला जो अनाज होता है उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से वो नाइट्रोजन को हासिल करते हुए प्रोटीन को तैयार करते हैं। तो इस तरह से हम जमीन में जो मादनियात को खो रही है, वो वापस हमें इन तरीकों से मादनियात को वापस जमीन को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सबक है, पौधों में जो तग़ज़िया था, हमने ज़ियाई तालीफ के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा जो गैर परवर तरीके तग़ज़िया है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमें तुफेली तग़ज़िया और इसी तरह से सेप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया, हशराखोर तग़ज़िया पढ़ा। और इसी तरह से हमने हमबाशी ताल्लुक अज़ियों के दरमियान में पढ़ा। तो ये तमाम चीज़ें उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।